मेरी बात समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि पैसा कहीं से जा रहा है तो पैसा कहीं से आ भी रहा है, ठीक है ना। तो इसी को अपने टर्म में कहते हैं बजट, ठीक है। इसी को कहा जाता है बजट। सरकार क्या करती है, जो भी मतलब खर्च करने वाली है, ठीक है, और जितना भी उसका प्रॉफिट होने वाला है, उस सभी का एक ब्यौरा, दैट इज़ कॉल्ड बजट। अब मुझे ये बताइएगा कि भाई बजट जो है वो पेश किसके द्वारा किया जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट पेश किया जाता है, इतना हर किसी को क्लियर होगा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर बिल को बजट को पेश करता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर इसका कितना है, किसी को पता है कि किस आर्टिकल के तहत उसको पेश किया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 के तहत जो है वो भारतीय कानून में, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 के तहत ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आपका बिल को पेश करती है, मतलब बजट को पेश करती है। कितने दिनों के अंदर? देखिए, एक होता है बजट का अनुकूलन करना, बजट को बनाना, ठीक है। एक होता है बनाना, एक होता है इम्प्लीमेंट करना। तो भाई जिस दिन से बजट मतलब कह सकते हैं ब्यौरा तैयार किया जाता है, प्रस्तुत करने के 75 दिन के अंदर जो है बजट को पारित करना होगा, 75 डेज, मतलब इसके अंदर जो है आपको बजट जो है पारित करना पड़ेगा। बातें यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? बजट में तीन टाइप के बजट्स को हम मतलब तीन टाइप के बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहला होता है कि पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इसके आंकड़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई ठीक है, प्रीवियस ईयर हमने इसमें खर्चा किया था, प्रीवियस ईयर हमने वहाँ खर्चा किया था, यहाँ से प्रॉफिट आया था, जो भी। सो ये हमें याद रखना पड़ता है बजट बनाने के वक्त पे। हमें नहीं, जो बनाते हैं वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को देखना पड़ता है। करेंट में जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, करेंट में कि भाई ठीक है, यहाँ पर में है इस राज्य को जो है वो इतने रुपए की हमें इस बार मदद करनी पड़ेगी, हमें इस फील्ड में इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें उस फील्ड में रोजगार देना है, ये देना है, जो भी। तो प्रीवियस, करेंट और हमें देखना है फ्यूचर। मतलब बजट जो है वो तीन चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। जो हमारा प्रीवियस ईयर, अब ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर पिछले सालों में हमें जो बजट जो पेश करते हैं उसमें बहुत तरह की कभी कभार इशू हो जाती है, कभी कभार इसमें खर्चा नहीं हुआ, उस फील्ड में खर्चा नहीं हुआ, तो उस सबको ध्यान रखना पड़ता है। करेंट में क्या सब प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ बेनिफिट हो सकता है, लॉस कहाँ कहाँ है, वो सब देखना पड़ता है। फ्यूचर, हमें अगले साल के लिए भी देखना पड़ता है कि अगर हम जो चीज़ें इस साल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो अगले साल भी हमें हेल्पफुल रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी। बातें यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? तो ये तीन चीज़ों को ध्यान में रख करके बजट को पेश किया जाता है। बताइए, क्या बातें यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, इसमें एक आता है सिंपल बजट। दो टाइप के बजट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सिंपल बजट और दूसरा होता है आपका रेल बजट। सिंपल बजट जो है वो कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वित्त मंत्री। और रेलवेज का कौन करते हैं? तो नॉर्मल सी बात है भाई, रेल मंत्री करेंगे, रेलवेज मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि सर हम बजट को तो एक चीज़ में भी दे सकते हैं, हम जो बजट पढ़ते हैं उसको तो हम सर एक चीज़ में कवर कर सकते हैं। रेलवेज़ का कब से अलग कोटा बन गया, रेलवेज़ के बारे में कब से हमने अलग पढ़ना शुरू किया? तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर विलियम आर्कवर्थ समिति। याद रखिएगा, ये रेल मिनिस्टर जो पारित करते हैं ना, इसके पीछे एक कमेटी का गठन हुआ था, उस कमेटी का नाम है सर विलियम आर्कवर्थ कमेटी, ठीक है, सर विलियम आर्कवर्थ कमेटी। ये कमेटी की सिफारिश पे जो है इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को 1921 में, ठीक है। और इनके ही कमेटी से जो है वो ये कहा गया कि रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया जाए। मतलब इसका अलग से होता है, जैसे बजट में हम जो है वो डिफेंस, याद रखिएगा, डिफेंस को अलग में देखते हैं
कि भाई डिफेंस के लिए अलग कोटा है, डिफेंस के लिए अलग प्रावधान होगा, डिफेंस के लिए अलग खर्चा हो जाएगा, इसको सिंपल बजट में नहीं किया जाना जाएगा। लेकिन तब भी डिफेंस को हम सिंपल बजट में ही देखते हैं जो वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। लेकिन रेलवेज़ का जो है वो अलग होता है, रेल मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, सर विलियम आर्कवर्थ कमिटी, ठीक है, इसके द्वारा जो है सिफारिश की गई थी 1921 में, जिससे आपका रेलवे बजट जो है वो सिंपल बजट से अलग हो गया। अच्छा ठीक है, हमने यहाँ तक बातें समझ में, हमें बात यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। हमने एक टर्म उस दिन देखा था जिस टर्म का नाम था फिजिकल डेफिसिट, जिसको हम कहते हैं वित्तीय घाटा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हमने जो उस दिन फिजिकल डेफिसिट देखा था, फिजिकल डेफिसिट देखा था जिसको हम हिंदी में कहते हैं वित्तीय घाटा, क्या होता है ये सुनिएगा। फिजिकल डेफिसिट जो है जब सरकार का कुल खर्चा जो है ना उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है। क्या कहा, समझ में नहीं आया मुझे। ये मैंने ये कहा कि एक्स नाम का बंदा है, 5,000 रुपये कमाता है और खर्चा हो गया 7,000 रुपये, तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ एक्स अभी के तौर पे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब सरकार का कुल खर्चा, ठीक है, उसकी आय से अधिक हो जाए, उसके रेवेन्यू से अधिक हो जाए, इफ वी से इन इंग्लिश, इफ द प्रॉफिट इज लेस देन एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, समझ में है आप लोगों को? बताइएगा। अब देखो फिजिकल डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए जो है गवर्नमेंट लोन्स लेती है। हमने उस दिन चर्चा किया था इसके बारे में भी कि गवर्नमेंट जो है फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए क्या करती है। तो नॉर्मल सी बात है, जब उसके खर्चे को पूरा करने के लिए कुछ तो करेगी, तो क्या करती है, वो लोन लेती है। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा एक चीज़ सर और बताइएगा मुझे, बजट किस तारीख को पेश किया जाता है? डेट क्या है बजट पेश करने का? बताइए फटाफट से आप लोग, बताइए बताइए। फेब में सर, 1 और 2 फेब को। ठीक है, इस बार कितने तारीख को बजट पेश किया गया था? 23 जुलाई को। तो क्या ये फिक्स हो गया? फरवरी मार्च फिक्स हो गया क्या? नहीं हुआ फिक्स, तो ये फिक्स नहीं है। ठीक है, इस साल याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इस साल बजट को किस तारीख को पेश किया गया था? तो 23 जुलाई 2024 को ये बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। समझ में आ गया? यूनियन बजट, ठीक है, याद रखिएगा, यूनियन बजट, यूबी। चलिए जी, हमने ये देख लिया। हमारा अगला पॉइंट आता है कि भाई बजट का उद्देश्य क्या होता है। देखिए बजट हमें क्यों दिखाया जाता है, क्यों बताया जाता है कि भाई ये खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया, इससे कि सरकार जनता को ये बताती है कि जो आपने हमें चुना है, इसलिए जो हम आपके लिए काम कर रहे हैं वो हमने क्या काम कर रहे हैं, किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, किस फील्ड को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी सब के बारे में बताना। मैं यूँ कहूँ हिंदी में कि भाई सरकार की आय और व्यय का संतुलन बनाना, मतलब एक्सपेंस इज इक्वल टू रेवेन्यू, ये करना पहली बात। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, बेरोजगारी कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिस फील्ड में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब काफ़ी निकली है। एग्जाम्पल एसएससी, एग्जाम्पल रेलवेज। समझ में आया? देखिए कितनी सारी वैकेंसीज निकली हैं, एक अकेले रेलवेज का ही नहीं, एसएससी देखिए, जीडी देखिए, कांस्टेबल देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया, उसमें वैकेंसीज निकली है, बहुत सारी वैकेंसीज निकली है सेंट्रल लेवल पे। क्या रीज़न है इसका निकलने का? रीज़न इज सेम, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना। सर अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट चाहती है कि वो रिड्यूस हो जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, इस सब के बारे में भी गवर्नमेंट बात करे। दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ बजट। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या मेरी बातें आप लोगों तक समझ में आई? चलिए जी, एक इसमें आता है भाई कि FRBMA। किसी को पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है FRBMA का? FRBMA क्या होता है ये भाई? क्या टर्म है ये? फार्मा बोलते हैं इसको, फार्मा बोलते हैं, क्या होता है ये? बताइएगा कोई, किसी को पता है? हिंदी में इसको बोलते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। हिंदी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? चलिए मैं बता देता हूँ क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में। इसको बोलेंगे फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक मिनट रुकिएगा। हाँ,
क्या कहा मैंने हिंदी में? हिंदी में कहा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम। देखिएगा, एफ से हो गया आपका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अच्छा सर, क्या होता है ये? क्या इसके बारे में हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है? जी बिल्कुल, आपसे पूछ सकता है कि बताओ भाई इसका क्या फुल फॉर्म होता है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, FRBMA। अच्छा, क्या होता है ये? किसी को पता, आइडिया है इसके बारे में? सर फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, श्रेष्ठा ने बताया फिजिकल डेफिसिट को ये मैनेज करता है। आगे बताएगा कोई? एनीवन? बजट मैनेजमेंट करते हैं सर। ठीक है, ये भी मैनेजमेंट करता है, ठीक है। अच्छा चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्या लिखा था मैंने? FRBMA, ये लिखा था ना मैंने दोस्तों, FRBMA। सबसे पहले इसको हमने इंग्लिश और हिंदी में इसका मतलब समझ लिया कि भाई इसका ये फुल फॉर्म होता है। ये भारत सरकार द्वारा जो है ना वो 5 जुलाई 2003 में निकाला गया था। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, इसका मोटिव ये है, ठीक है, इसका उद्देश्य यह है कि सरकार अपने खर्चों और कर्ज पर नियंत्रण रखने और बजट घाटा को कम करने के लिए इसका उपयोग करती है। श्रेष्ठा ने सही आंसर दिया था, मानसी ने भी लगभग सही आंसर दिया। गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल देयर फिजिकल डेफिसिट, सो दे डेवलप ए टर्म FRBMA। मेरी बातें समझ में आई आप लोगों को? फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस टर्म को एवेल्यूट किया है या फिर एग्जीक्यूट किया है। समझ में आया आप लोगों को? अगर पूछ ले भाई कौन से ईयर में? 5 जुलाई 2003। ध्यान रहे 2003 की जगह पे आपको कहीं कहीं 2004 भी देखने को मिलेगा, इसका कोई इशू नहीं है। बातें समझ में आई आप लोगों को? क्या बातें समझ में आई? जी सर। ठीक है, यस सर। तो ये कुछ आपका बजट के बारे में था। अब थोड़ा सा देखते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होती है। क्वेश्चंस आता है, बहुत बार आता है कि व्हाट वी या फिर यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अंकित बताइए कि क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? भाग गया क्या क्लास से अंकित? चलिए छोड़िए, श्रेष्ठा बताइए क्या होता है टैक्स। पहले तो ये बताइए कि टैक्स होता क्या है। और 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? यस सर। जी मानसी बताइए। बताओ बताओ। सर जो हम पे टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, जो भी अथॉरिटी और पर्सन है, उनको डायरेक्टली अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट हुआ, और कोई अदर मीन्स से हम टैक्स अगर पे कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ओके, ठीक है, इतना घुमा के नहीं देखना, सीधा समझना है कि देखो हम जो है ना सरकार के सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, सरकार की सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हैं। सर हमने तो कोई फ़ायदा नहीं उठाया, हमने तो कुछ नहीं किया, सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, हम क्यों टैक्स दें? देखिए रोड पे चल रहे हैं, किसके द्वारा बनाया गया? ऑब्वियसली बात है आपके द्वारा तो नहीं बनाया गया होगा, गवर्नमेंट ने बनाया, चाहे वो स्टेट ने बनाया हो, लेकिन कोटा तो आता है सेंट्रल के पास से, हाईवेज़ का अथॉरिटी तो सेंट्रल के पास है, ये इसके पास तो है नहीं, स्टेट के पास नहीं है ये कोटा। तो भाई जो भी चीज़ें, इसको इजी लैंग्वेज में कहेंगे, सरकार जो है वो अपने सिटीजन्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज का, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज को देती है। ठीक है, तो अब जैसे सरकार रोड्स बनाती है,
हॉस्पिटल्स बनाती है, ठीक है, क्या कहा मैंने, रोड्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, ठीक है, एक्सेट्रा लगा देता हूँ यहाँ, बहुत चीज़ों का निर्माण करती है सरकार, ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ों का जो निर्माण करती है, आपने स्कीम सुना, मिड डे मील योजना सुना है, गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है, बच्चों को खाना दिया जाता है, ये। दूसरा सुना आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सरकार अपनी तरफ से अपनी जेब से पैसा देती है? आंसर इज नो। जो आप टैक्स पे करते हो उनको जो है सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसे देती है। हमें पैसे कहाँ से मिलते हैं? हमें जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया टैक्सेस के रूप में पैसे देती है गवर्नमेंट को, उसी में से हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। अच्छा, इसको हमें और इजी लैंग्वेज में समझाइए सर, क्या होता है? ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर मैं एक बी नाम का एक लड़का है, 3 लाख रुपए वो कमाता है वो, ठीक है, या फिर समझो कि इसको ना ऐसे कर देते हैं, 3 लाख रुपए वो कमाता है, इस पर वो क्या कितना परसेंट टैक्स देगा? 3% टैक्स देगा, एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहीं पर एक एक्स नाम का बंदा है, वो सिर्फ 10,000 रुपये कमाता है, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे टैक्स लेगी? आंसर इज नो, उससे टैक्स नहीं लेगी, ठीक है ना। लेकिन फ़ायदा तो वो भी उठा रहा है, जी हाँ, फ़ायदा वो भी उठा रहा है। तो किसके फ़ायदे में से उठा रहा है? जो बंदा टैक्स दे रहा है उसके फ़ायदे में से। बोलती है, बहुत सारे लोगों का मुँह सुना कि भाई सरकार ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, ये नहीं किया। तो उनको बताइएगा इकोनॉमिक टर्मोलॉजी में कि भाई आप टैक्स देते हैं? वो बोलेंगे नहीं, हम टैक्स नहीं देते हैं। टैक्स नहीं देने के बाद भी आपको इतनी तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही है, प्रधानमंत्री नल जल योजना, आपके मिड डे मील, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है ना। एक आपका आयुष्मान भारत जो 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देता है हर मिडिल क्लास फैमिली को। तो इतना सब कुछ बेनिफिट आपको कहाँ से मिल रहा है? क्या गवर्नमेंट अपने जेब से दे रही है? नहीं, जो बंदा आपके बिहाफ में टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, उसके पैसे से आपको चीज़ें मिल रही है। यहाँ पर मैं इसका बच्चा जाएगा प्राइवेट स्कूल में, तो भाई अब इसका बच्चा तो भाई जाएगा कहाँ पर? में गवर्नमेंट स्कूल में। तो क्या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को सरकार पैसे देती है पढ़ने के लिए? आंसर इज यस। आप बिहार से ग्रेजुएशन कीजिए, खास करके फीमेल्स बिहार से ग्रेजुएशन करेंगे, 50,000 रुपये आपको मिलेगा। जब आप फर्स्ट डिवीजन से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, 50,000 जिस दिन आप ग्रेजुएट हो जाओगे उस दिन। तो क्या सिर्फ ये लड़कों को, लड़कियों को मिलता है? लड़कों को कुछ नहीं मिलता, नहीं, लड़कों को मिलता है 10th 12th तक मिलेगा, जो मिलेगा, बाकी नहीं मिलता है। मतलब हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही है, दैट इज कॉल्ड टैक्सेस। मैं आपको समझा पाया? आंसर दीजिएगा हाँ या ना में। बताओ भाई, समझा पाया मैं आप लोगों को? मैंने कुछ ज़्यादा ही डीपली समझा दिया। चलिए अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? ये देखो, ये सीधे जो है ना वो लोगों की आय या संपत्ति पर लगता है। मैंने अभी बात किया था कि बी नाम का लड़का है, 3 लाख रुपए कमाता है, 3% इंटरेस्ट देता है या फिर टैक्स देता है वो, तो दैट कम्स अंडर डायरेक्ट टैक्स। मतलब इसमें हम ऐड कर सकते हैं इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स, दैट कम्स अंडर डायरेक्ट टैक्स। मतलब क्या, नाम से ही पता चला है डायरेक्ट, भाई सीधा सीधा कर दे रहे हैं आप, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए जी, अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो, इनडायरेक्ट नाम से पता चल रहा है इनडायरेक्ट, मतलब वैसा कर जिसका करापात या कराघात दो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। नहीं समझ में आया मेरी बात? अभी समझो, यह कर जो है ना वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज पर ये चीज़ें लगाई जाती है, ठीक है। अब सर ये गुड्स एंड सर्विसेज से हमको समझ में नहीं आया। आप जो है अभी कभी चिप्स लेते हैं, जा करके लेस का चिप्स ले लिया, उसका चिप्स लेते हैं, उसके पीछे का देखिएगा रैपर पे लिखा रहता है इंक्लूड ऑल ऑफ इट्स टैक्सेस। मतलब अगर वो चिप्स का पैकेट 20 रुपये का है तो वो उसका ओरिजिनल प्राइस होगा 15 रुपये, एक्स्ट्रा जो 5 रुपये होगा ना उसमें 5 रुपये, डैट कम्स अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपसे गवर्नमेंट इनडायरेक्टली उस कंपनी के बिहाफ में ले रही है। क्या सर, क्या मतलब हुआ? इसको बोलते हैं हम जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, हमने इतना डीपली पढ़ा इस चीज़ों को, एग्ज़ाम में क्या काम होता है सर? एग्ज़ाम में कहाँ से आएगा इसमें से? देखिए, आपको क्वेश्चन बनेगा नहीं, खुद बनाना पड़ेगा।
नहीं समझे मेरी बात, मैं बताता हूँ कैसे बनाना पड़ेगा। देखिए हमने बात की इनडायरेक्ट टैक्सेस की, क्या एग्जामिनर ये नहीं पूछ सकता कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक भाग नहीं है? Which of the following is not a form of indirect tax? Definitely the examiner should ask this question. So deep knowledge is important. चलिए हमने दो टाइप्स के टैक्सेस देख लिया, that is enough for us. समझ में आया आप लोगों को? क्या समझ में आया? अरे हाँ या ना तो बोलो। यस सर। आप लोग क्यों नहीं आंसर देना चाहते हो? या तो मैं समझा नहीं पाया, या तो आप लोगों के सर के ऊपर से चला गया। अगर मैं 3 से 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, समझ में आया, देन व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग यस और नो? नो आंसर करोगे वापस समझाऊंगा, यस आंसर करोगे देन आई विल डेफिनेटली गेट अ फीडबैक फ्रॉम योर साइड दैट आई शुड एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ थिंग वेरी साइमल्टेनियसली। चलिए इतना आपके लिए एनफ था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, जीएसटी, वीएटी, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ। चलिए मैं आपको वैल्यू एडेड टैक्सेस के बारे में बता देता हूँ। क्या आप लोग समझना चाहेंगे वैल्यू एडेड टैक्सेस के बारे में? यस सर। किसी को पता है क्या होता है वैल्यू एडेड टैक्स? वीएटी बोलते हैं उसको। जीएसटी जब नहीं थी तो पहले वीएटी ही लगती थी सर, मतलब सारे वस्तु पर। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? मानसी ने बिल्कुल सही बताया है, और कोई बताना चाहेंगे अपने तरीके से? सर हर एक स्टेज में जो प्रिपरेशन होता है कोई भी गुड्स का, हर एक स्टेज में अलग अलग जो वैल्यू ऐड होकर टैक्स ऐड होता है उसको ही एक्चुअली वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। ठीक है, और कोई? एग्जाम्पल से समझें इसको। यस सर। यस सर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंपनी ए, वो लकड़ी परचेज करती है, वुड कितने में खरीदती है? वो 1000 रुपये पे जो है इस चीज़ों को खरीदती है, ठीक है। या फिर मैं आपको पहला इसका ना बता ही देता हूँ कि इसको मतलब हो, देखो वैट है ना, वैल्यू एडेड टैक्सेस, ये एक ऐसा इस प्रकार का कर होता है, ऐसा टैक्स होता है ना जो किसी गुड्स पे या सर्विसेज पे जो है ना हर एक टर्म में लगता है। मतलब जैसे जैसे उस वस्तु की, उस ऑब्जेक्ट की, सर्विसेज की मूल्य इंक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज होती है, उसी से जो है कंज्यूमर्स को उसका लास्ट टैक्स पे करना पड़ता है। नहीं समझे? एग्जाम्पल देखो, कंपनी ए 1000 रुपये में क्या खरीदती है? लकड़ी खरीदती है। चलो जी, खरीद लिया उसने, लकड़ी खरीद लिया, ठीक है। अब उसमें जो है ना वैट, जीएसटी से पहले वैट लगता था, याद रखिएगा, वैल्यू एडेड टैक्सेस, नाम से ही पता चला ना वैल्यू किसमें, टैक्स में ऐड किया जा रहा है। मतलब अब जो हम सामान खरीद रहे हैं उसमें टैक्सेस को ऐड किया जा रहा है। वैट कितना लग गया भाई? इसमें लग गया 10%। कितना लग गया? 10%। इसको आम भाषा में, हमारी भाषा में आज के टाइम में कहेंगे जीएसटी। तो मुझे ये बताइए कि वैट का कितना मतलब कितना परसेंट जो है कंपनी पे करेगी? कितना परसेंट वैट पे करेगी? बताइए कोई। अरे भाई 1000 रुपये में उसने क्या खरीदा? लकड़ी खरीदा, ठीक है। लकड़ी खरीदा कि नहीं खरीदा? 10% उसको वैट देना पड़ा, टैक्स देना पड़ा 10%। तो इसको 10% से क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या फिर 10% निकालेंगे, 1000 का 10%, कितना होता है 1000 का 10%? 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपये नहीं होता है क्या 1000 का 10%? 100 रुपये सर। तो वैट कितना देना पड़ा कंपनी को? यहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्सेस कितने हो गए? 100 रुपीज़ हो गए। कॉमन सी बात है। मतलब इसको आप समझिए आम भाषा में, जीएसटी हमें आज देना पड़ रहा था, लेकिन जीएसटी आने से पहले हमें वैट का टैक्सेस लगता था, वैल्यू एडेड टैक्सेस लगते थे। टैक्स जो है वो अनडिफाइंड था, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगते थे। जैसे कि एग्जांपल में मैंने बताया कि एक कंपनी ने 1000 रुपये की लकड़ी खरीदी, उस पर उसको 10% का वैट लगा है, तो वैट कितना परसेंट उसको देना पड़ेगा? तो इस 1000 में से उसको 100 रुपये
देना पड़ेगा वैट का, वैल्यू एडेड टैक्सेस का। समझ में आया आप लोगों को? क्या बातें समझ में आई? यस सर। चलिए, वैट निकालने का क्या तरीका, जितना उसने परचेजिंग पावर कैपेसिटी पीपीसी मल्टीप्लाइड बाय वैट आपका निकल जाएगा वैट सोर्सेज। हालांकि ये आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है, सो बस एज ए एजुकेशनल पर्पस आप इसको समझिए। चलिए, हमने वैट देख लिया। अब मुझे बताइएगा आप लोग कि जीएसटी क्या होता है, जिसको राहुल गांधी ने कहा था गब्बर सिंह टैक्स। क्या होता है जीएसटी? पता है आप लोगों में से किसी को भी कि भाई जीएसटी किसको कहते हैं? सर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जब कोई भी सामान पर एक ही रेट लगाई जाएगी उसको जीएसटी में ऐड हो जाता है। ठीक है, श्रेष्ठा बताइए। सिद्धार्थ बताओ, सिद्धार्थ बताओ क्या होता है? एक स्टैंडर्डाइज टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है, और वैट को हटा के ये देते आया गया है ताकि सब एक ही स्टैंडर्ड में पे करें, मतलब टैक्स पे करें। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स कह सकते हैं इसको। यस सर। सिद्धार्थ बताइए आप क्या समझते हैं जीएसटी से? चलिए ठीक है सिद्धार्थ, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लाया गया था और कब इंडिया में ये चालू हुआ है? क्या किसी को पता है? तो 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुआ था। 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, किनके द्वारा लाया गया था भाई? उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर, नेम क्या था? अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी के द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हमने यहाँ पे पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, कहाँ गया? मिटा दिया मैंने। चलिए, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ा था। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी याद रखिएगा। पूछ लेता है कि भाई जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विसेज पे इसको हमें पे करना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे बताइए सिद्धार्थ, सिर्फ सिद्धार्थ बताएंगे। सिद्धार्थ मुझे बताओ कि हम जो जीएसटी पे करते हैं वो फाइनल गुड्स पे करते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स पे करते हैं? सर फाइनल गुड्स पे होगा। फाइनल गुड्स पे होगा, करेक्ट, फाइनल गुड्स पे करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि 5 रुपये आप किसी दुकान पे समोसा खाने जाइएगा, वो बोलेगा कि 2 रुपये तेल का, 3 रुपये समोसा मतलब मसाले का, 1 रुपये तलने का। तो ये क्या हो गया? अलग जीएसटी लगाएगा। हाँ, अलग अलग जीएसटी लगाएगा। सीधा बोलेगा भाई 10 रुपये दो, समोसा लो। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो, मैं इसको और आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। जब आप कोई सामान खरीदते हैं, जैसे कपड़ा, किताब, कोर्सेज, उस पर क्या लगता है? जीएसटी लगता है। ठीक है ना? अब एग्जाम्पल के लिए किसी ने टी शर्ट खरीद लिया है 1000 रुपये। हमें ऐसे समझ के चलना है आप सभी के लिए कि हमें कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो पे हैं, हमें सर कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सर। इस तरीके से ऐसा नहीं, अरे मुझे तो आता है, मैं क्यों समझूं इस चीज़ को? नहीं, टी शर्ट खरीदा है 1000 रुपये का। ठीक है, अब इस पर जीएसटी भाई साहब, जीएसटी लगा दिया 18%, लगा दिया 18%। अब बताओ भाई कितना पे करना पड़ेगा इसको? 1000 का 18% कितना हो गया? 180 हो गया। 180 हुआ, जीएसटी कितना हो गया? 180 हुआ 1000 पे। तो क्या अब कंज्यूमर को 1180 रुपीज़ पे करना पड़ेगा टी शर्ट के लिए? हाँ बताइए, करना पड़ेगा? जीएसटी तो इंक्लूडेड रहता है ना सर। अरे टी शर्ट 1000 रुपये की, जीएसटी 18%, इसमें आपका CGST सब इंक्लूड हो जाता है ना। तो ये आप जब टैग देखते हैं तो इस पे तो लिखा रहता है ना। आप क्या समझे मेरी बात? नहीं समझ आप लोग, अभी भी कंफ्यूज हैं जीएसटी में। सुनिए, कभी आप दुकान जाइएगा और टी शर्ट, शर्ट या फिर जो भी आप परचेस करना चाहते हैं परचेस कीजिएगा,
बिल देखिएगा ना, बिल पे लिखा रहता है भाई हमने टी शर्ट तो 1000 रुपये की ही बेच रहे हैं, लेकिन टैक्सेस सब मिला करके इंक्लूड ऑल ऑफ इट्स टैक्सेस, ऐसे लिखा रहता है, ऑल ऑफ इट्स टैक्सेस। कई बार तो मैंने ऐसे देखा है जिनको नॉलेज नहीं होती है, खैर उनकी दोस्त नहीं है, ऐसे लोगों से मैंने देखा है बहस करते हुए दुकानदारों से, भाई मैं 18% क्यों दूँ, 18% देना ही नहीं है मुझे, सिर्फ टी शर्ट का पैसा लो, 18% नहीं दूंगा, मतलब टैक्स नहीं दूंगा, ठीक है ना। अब अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पर में एक ना क्रूशियल पॉइंट आता है, ठीक है, क्या पॉइंट आता है, शॉपकीपर्स दुकानदार क्या करते हैं पता है, इस टैक्स को बचाने के लिए, इस जीएसटी को बचाने के लिए नॉन बिल पेमेंट करते हैं, नॉन बिल पेमेंट। आपने ये अवेयरनेस सुना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि सामान लें तो बिल के साथ ले, सुना है कभी? यस सर। क्यों सुना है, क्या रीज़न है ऐसा? रीज़न यही है कि भाई ये जीएसटी दुकानदार बचाते हैं, क्योंकि इनको लास्ट में जीएसटी फाइल करनी पड़ती है। भाई साहब जीएसटी बचाएंगे, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं, वो लाख लाख रुपए लेते हैं, क्यों लेते हैं? जस्ट बिकॉज दे सेव जीएसटी, दे सेव टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे शॉपकीपर्स को फ़ायदा होता है, दुकानदारों को फ़ायदा होता है, समझे? तो मैं तो समझूँ कि आम भाषा में जो भी मतलब कह सकते हैं गाँव के इलाके हैं उसमें नॉन बिल पेमेंट आज तक होता है। मतलब लोग कहते हैं हमें बिल नहीं चाहिए, आप टैक्सेस मत लीजिए, हम 1000 रुपये आपको पेमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करें, ठीक है। अगर ऐसा होता देखें तो सीधे कंज्यूमर हेल्पलाइन में जा कर के कंप्लेंट करें, केस कीजिए, ठीक है। और अभी तो कुछ साल पहले जो है इस पर ये अवेयरनेस फैलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है कुछ पैसे भी दिए जा रहे थे। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं, बड़ा मज़ा आता है इकोनॉमिक्स पढ़ने में, सुनिएगा, जितना इजी में पढ़ेंगे उतना मज़ा आएगा। पढ़ाएं, बताऊं मैं एक एग्जांपल आप लोगों को, एक एग्जांपल रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल लेता हूँ। ट्रेन में सफ़र किया है आप लोगों ने? ट्रेन में सफ़र किया है, सभी ने किया होगा। कभी देखा है कि 10 रुपये की बोतल को 20 रुपये में बेचते हुए? यस सर। कभी हुआ है, तू मैं हुआ है इससे? हाँ सर। ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ करते नहीं वो लोग, कुछ नहीं करते हैं, यही तो गलती है, यही तो दिक्कत है सिटीजन्स की, कि 10 रुपये के चक्कर में। हाँ सिद्धार्थ बताइए। सर बहुत अच्छा इंसिडेंट याद आया, 20 रुपए का बेच रहा था, मैं दिल्ली जा रहा था, मैं बोतल खोल के पी गया। मैं बोला नहीं दूंगा पैसे, 10 रुपए लेना है ले, नहीं तो जा। ये तो फिर तुमने तो उसको वो कर दिया ना, चूना लगा दिया फिर तुमने उसको, वो सोच रहा होगा कि यार क्या बोलूँ मैं इसको। चलिए अच्छी बात है आपने किया, दैट इज़ वेरी गुड। 10 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये ही दूंगा, 20 रुपये नहीं दूंगा। क्या करते हैं पता है ये लोग, बोटल्स पे जा कर के सील चेंज कर देते हैं। ऐसा केस मैंने एक बार नहीं 100 बार से ज़्यादा देखा है अपने एक्सपीरियंस में। सील चेंज कर देते हैं टैब से, मतलब कह सकते हैं ना भाई, जो पानी पीने लायक नहीं होता ना वहाँ से पानी भर करके सील करके वापस इसको सेल करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल कह सकता हूँ ना, इंग्रेडिएंट्स तो है ही नहीं, मिनरल्स तो है ही नहीं उसमें, आयरन पी रहे हो, मत करो ऐसा, ठीक है। ये जीएसटी नहीं है, अलग से बता रहा हूँ, अवेयरनेस कर रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा ना इस सब के बारे में बात करना चाहिए। जब भी ऐसा करके देखे ना इस तरीके से, कुछ मत करो, कोई भी कुछ मत करो, RPF हेल्प नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं सर, 139 इस पर कॉल कर दो। जो इसका मैनेजर होगा ना कैटरिंग डिपार्टमेंट का, उस ट्रेन का जो मैनेजर होगा वो दौड़ते दौड़ते आएगा तुम्हारे पास पूछने के लिए कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ। सिर्फ इस पर कॉल करके बोल देना कि सर जे इस ट्रेन में जो बंदा IRCTC का बंदा आ रहा है वो इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ के हमसे ले रहा है। ऐसा नहीं 10 रुपये ही गए ना, बहुत अमीर आदमी है हम, 10 रुपये गए जाने दो, नहीं ऐसा नहीं करना। 10 रुपये गए, समझो उस 10 रुपये से आप जा कर के किसी गरीब को एक पेन दे सकते थे, किसी गरीब को एक कॉपी खरीद के दे सकते थे, समझो परचेजिंग पावर कैपेसिटी यहाँ पर में समझिए आप लोग, ठीक है। ऐसा होते देखो, सीधा 139 पे कॉल करो और अपनी प्रॉब्लम बता दो, समझे। बिल्कुल किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। वो मैनेजर आके बोलेगा केस वापस लो, बोलो नहीं लूँगा, ठीक है, वो आपको कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वो आपको ऐसे बोलेगा देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। देखा है भाई, रिसेंटली केस देखा है मैंने ऐसा, मैनेजर आके धमका रहा था उसको कि हाँ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, कुछ भी नहीं करते, इनके हैंड में कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। सीधे आप कंप्लेंट करो अपना
जो होगा वहाँ पर मैं टू द पॉइंट चीज़ें होगी, समझे। चलिए, ये था आपका कुछ जीएसटी का, ये था आपका बजट का एक क्लास। होपफुली आप सभी को क्लास में बहुत मज़ा आया होगा।